अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर ख़तरनाक कशीदगी के भंवर में दाखिल होता दिखाई दे रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी ने एक नई और ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर ली है। मिज़ाइलों, ड्रोन्स और धमकियों के इस खेल में सिफारतकारी की जो ज़बान है वो कमज़ोर और जंगी बयानात ज़्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका सिर्फ ताकत की ज़बान समझता है, जबकि वाशिंगटन एक तरफ हमले करता है तो दूसरी तरफ ये दावा करता नज़र आ रहा है कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा अभी बंद नहीं हुआ। हैरत अंगेज़ बात यह है कि एक तरफ सदर ट्रंप ये दावा करते हैं कि ईरान जौहरी हथियार न रखने पर आमादा हो चुका है, अग्री हो चुका है। दूसरी तरफ उन्हीं के बयानात में सख्ती, धमकियां और अस्करी दबाव भी नुमाया नजर आता है। अब सवाल यह है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं तो फिर खित्ते में जंगी माहौल एक बार फिर से क्यों पैदा हो रहा है, और अगर जंग नागुज़ीर है तो फिर मुज़ाकरात की बातें किस लिए। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम पैनल की राय जानेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि बजट आ रहा है और एक बार फिर हम ये देख रहे हैं कि सवाल वही का वही है कि क्या ये अवाम के ज़ख्मों पर मरहम रखेगा या नए बोझ का ऐलान करेगा, क्योंकि वक्त आ गया है कि हुकूमत अवाम की जेब पर नहीं अपने अखराजात पर नज़र डाले। सरकारी शाखर्चियाँ, गैर ज़रूरी इमारात, खसारे में चलने वाले इदारे और कमज़ोर माली नज़्म ज़ब्त कौमी ख़जाने पर एक मुस्तकिल बोझ बन चुके हैं। जब तक इन शोबों में सख्त फैसले नहीं किए जाते, हर बजट महज आर्जी सहारा साबित होता रहेगा। सवाल ये भी है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कितने नागुज़ीर हो चुके हैं और ये कब होंगे। इन पे भी बात करने के लिए हमारे पास माहिर मईशत मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि हम मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल की बात करेंगे तो उसके लिए जो पैनल मेरे साथ मौजूद है उसका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब, एक्स एम्बेसडर टू सीरिया हैं, एक्स वाइस चीफ ऑफ द एयर फोर्स हैं। इसके साथ साथ अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान, और IR एक्सपर्ट डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब भी डिस्कशन का हिस्सा होंगे। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और सईद मोहम्मद खान साहब, आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी डिस्कशन का। सर बताइएगा, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, ये दुनिया बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रही है, क्योंकि एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं हुए, और दूसरी तरफ एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि हमले हो रहे हैं दोनों तरफ से। तो सर ये चल क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जवेरिया साहबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपने प्रोग्राम में फिर इनवाइट किया। देखिए, अमेरिका और इजराइल का जो एक्चुअल मकासद थे ये जंग शुरू करने के 28 फरवरी को, वो अब मेरा ख्याल दुनिया के सामने आश्कार हो रही है। जब उन्होंने 28 फरवरी को ईरान पर अटैक किया था तो उन्होंने अपने 3 मकासद या ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए थे, और उनमें से वो तीनों में से कोई एक भी ऑब्जेक्टिव 94th डे ऑफ वॉर में तक जो है ना वो हासिल नहीं कर सका। सही। और अब ये जाहिर हो रहा है कि एक्चुअली जो मकासद उस वक्त उसने जाहिर किए थे वो एक्चुअल मकासद नहीं थे। मकासद जो था वो ये थे कि किसी तरह इजराइल की जो बाउंड्रीज हैं उनको एक्सपेंड किया जाए। और हम ये देख रहे हैं कि ईरान के खिलाफ फेल होने के बाद अमेरिका जो है वो मुझे ये लगता है कि वो जो है ना सिर्फ ये नेगोशिएशंस का ड्रामा कर रहा है। एक्चुअली वो पूरी दुनिया से टाइम लेके दे रहा है इजराइल को कि वो अपने बाउंड्रीज को एक्सपेंड कर ले। अगर आप पिछले 2-3 महीनों में देखें तो उन्होंने गाजा के ऊपर प्रैक्टिकली कब्जा कर लिया है, और उन्होंने लेबनान के ऊपर अटैक करके तकरीबन 25 से 30% वहां की भी सरजमीन जो है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। सो मेरे ख्याल में ये जो हम सब कुछ समझ रहे थे कि एक्चुअली ये जंग इजराइल और ईरान की जंग है या ये अमेरिका और ईरान की जंग है, ये एक्चुअली मेरा ख्याल उनको पता था कि वो यहाँ कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे, लेकिन पूरी दुनिया को इधर इंगेज करके उन्होंने वो बिहाइंड द सीन्स अपने मकासद को हासिल करने की कोशिश की है, और अब ये दुनिया पर आया हो के। लेकिन इस जंग ने जवेरिया साहिबा ईरान के हाथ में एक न्यूक्लियर वेपन से भी बड़ा वेपन पकड़ा दिया, और वो है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ऑल्दो हर वॉर गेमिंग के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जाता था, और लोगों को पता था कि ये जो है एक स्ट्रेटेजिक एंट्री पॉइंट है। लेकिन
उसका दुनिया पर इतना ज्यादा असर होगा कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया जो है इंक्लूडिंग अमेरिका वो रिसेशन में चली जाएगी, या पूरी दुनिया पर उसका इतना ज्यादा असर होगा, किसी को अंदाजा नहीं था। बिल्कुल सही सर, और अब इसी पे बात कर लेते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, कैसे देखते हैं आप, हमले भी जारी हैं और मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं, ये जो पॉलिसी बनाई जा रही है सर, ये क्या पॉलिसी है? क्या ये दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है दोनों तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर साहब को, एयर मार्शल साहब को, आपको, नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये बिल्कुल एक फॉल्स सारा सिलसिला चल रहा है, धोखा है, अमेरिका धोखा दे रहा है और मुस्तकिल दिए जा रहा है। और अमेरिका सिर्फ धोखा, मैं ये कहूँगा वाशिंगटन धोखा दे रहा है, अमेरिका को भी धोखा दे रहा है, अवाम को भी दे रहा है। असल मसला यहाँ ये है कि 2 माह का एक बाकायदा पार्डन किया गया है, 2 माह का मौका दिया गया है नेतन्याहू को कि वो अपना वोट बैंक बना ले जाए और जो मर्जी करना है वो कर डाले। इस टाइम पे उसका वोट बैंक खराब हो रहा है। दूसरा, उसका जो कोशिश है वो ये चाहते हैं कि किसी सूरत हम जंग की हालत में ही रहें ताकि अमेरिकन इलेक्शन तक हम अपनी हुकूमत को घसीट लें। अमेरिका में इलेक्शन हो जाते हैं 2-3 माह के बाद, फिर इजराइल में इलेक्शन करवा लेंगे। यानी कि 27 अक्टूबर को जो होने वाला इलेक्शन है उसको मुलतवी कराने के मुख्तलिफ हीले बहाने हैं। उसमें से पहला बहाना ये है कि जी क्योंकि जंग जारी है इसलिए हम जंगी सूरत हाल के अंदर इलेक्शन नहीं करा सकते, और ये जो इमरजेंसी हुकूमत चल रही है, इमरजेंसी ऑर्डर्स पे, ये प्रोलॉन्ग करे जो जैसे ये पहले भी चल रहा था निज़ाम। दूसरा इसमें है, डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि इस तरह से उनको ज़ायनिस्ट और यहूदी लॉबी की मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी और इलेक्शन के अंदर उनकी आवाम को भी राजी कर लेंगे और ईरान के साथ सीज फायर को प्रोलॉन्ग कर लेंगे। इक्का दुक्का वारदातें चलती रहेंगी लेकिन कोई मुआहदा, हतमी मुआहदा नहीं करेंगे। मार्को रूबियो का जो बयान आज आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी हमारी बातचीत हो रही है और हो सकता है कि हमारी जो है न्यूक्लियर पे भी बात हो। अगर हो सकता का मतलब है, और एक तरफ उसी बयान में कहा गया है कि हमारी न्यूक्लियर पे बातचीत हो रही है, तो बात यह है कि जब जंग उसके ऊपर कहा था, जीरो एनरिचमेंट पे 2025 में ईरान मान गया था, आपने जंग क्यों छेड़ी? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब आपका सीज फायर हो गया और सीज फायर के बाद फील्ड मार्शल जाके वहां बकायदा हुर्मुज को खुलवाया, आपने हुर्मुज क्यों बंद करवाई? और तीसरी चीज यह है कि अब आप यूएई की जगह आपने कुवैत और दीगर जगहों से अपने अड्डों से अटैक करना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात जवेरिया बीबी, बात यह है कि ये जो असला दिया जाता है अमेरिका की जानिब से, इसके ऊपर बताया जाता है कि आप इस मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर आपको, एयर मार्शल साहब इस बात को बखूबी जानते हैं कि ये बाकायदा कंडीशनैलिटीज होती हैं। तो फिर अगर ये बैरूत के साथ जो लबनान में इस्तेमाल हो रहा है तो क्या अमेरिका की मर्जी के बगैर हो रहा है? सवाल ही नहीं पैदा होता। अमेरिका जो है ना, ये धोखा देता है। इनका काम ही यही है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जात में इतने खो चुके हैं कि उनको किसी की परवाह नहीं है। मार्को रूबियो जो है, अगर ये कंफ्यूजन का बयान दे रहे हैं तो इट शोज कि जो इस टाइम पे दफ्तर खारजा है अमेरिका के अंदर वो ला इल्म है, या ला इल्म है या वो झूठ बोल रहा है। और अगर वो झूठ नहीं बोल रहा तो फिर वो ला इल्म क्यों रखा गया? क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब का कारोबार अमेरिका से ज्यादा मुकद्दम है? क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब के रिश्तेदार अमेरिका से ज्यादा जरूरी हैं? क्या नेतन्याहू का वहां रहना और उनके कारोबार को और एप्स्टीन फाइल को दबाए रखना यही मकसद है, या अमेरिका के मफादात को भी आपने मुकद्दम रखना है? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब के सामने रख लेते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या अमेरिका की आवाम और अमेरिका के मफादात इतने मुकद्दम नहीं हैं, और ये जो कन्फ्यूजन चल रही है इसका क्या मकसद हो सकता है? और ये जो बयानात दिए जा रहे हैं, स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, फिर उनसे वो मुकर भी जाते हैं और उसके बाद फिर हम ये भी देख रहे हैं कि हमले भी किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जवेरिया, पहले तो आपको, अब्दुल्ला गुल साहब को, एयर वाइस मार्शल साहब, आपकी टीम, देखने वालों को बहुत सलाम। देखिए, डेमोक्रेसी में जो बेसिक अजम्पशन है वो तो ये है कि आपकी खारजा पॉलिसी में पब्लिक ओपिनियन रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। सही। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पब्लिक ओपिनियन यूरोप की या किसी भी दुनिया में मुल्क की फॉरेन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होती है जो अपने आप को जमहूरियत कहलाते हैं? जवाब है नहीं। तो जमहूरियत का इस वक्त आपको डिक्लाइन नजर आ रहा है। सिर्फ जमहूरियत का नजर नहीं आ रहा,
ओवरऑल जो लिबरल ऑर्डर है वो इस वक्त डिक्लाइन के अंदर नजर आ रहा है। और उसके डिक्लाइन की जो असल वजह है वो अमेरिका की पावर बेस्ड पॉलिसी है। काइनेटिक पावर और मिलिट्री जो इंटरवेंशंस हैं ये उसके नतीजे में आपको नजर आ रही है। और इसी वजह से मायूसी भी बहुत ज्यादा फैल रही है यूरोप के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी। अभी जो रिसेंटली सर्वे हुआ है जिसे वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, प्यू सेंटर, फॉक्स न्यूज, वॉल स्ट्रीट जर्नल सब ने मिलकर करवाया है, उसमें जितनी फिगर आ रही है उसके अंदर एक कंसेंसस है, वो ये कि ये जंग अमेरिका की जंग नहीं है और ये कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसीज पे एतबार नहीं करते सही। और ये कि जो पावर का इस्तेमाल है ईरान के खिलाफ वो ईरान के बिहेवियर को तब्दील नहीं कर पाएगा और ये कि अमेरिका के ताल्लुकात दुनिया में खराबी की तरफ जा रहे हैं। और फिर जो एक इकोनॉमिक प्रेशर है और दुनिया की जो इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन है वो भी इस जंग के खिलाफ है। तो अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में तो इनफैक्ट डेमोक्रेसी तो नहीं है वहां पे। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो इसका खुद भी इज़हार किया है कि न मैं इंटरनेशनल लॉ को तस्लीम करता हूं और न पब्लिक ओपिनियन को। मेरा जो कहना है वो है हकीकत में लॉ। और ये जितने भी पॉपुलिज्म के नतीजे में लीडर्स आते हैं, चाहे तारीख में वो हिटलर या मुसोलिनी आया हो या इस वक्त नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी या ट्रंप की सूरत में हो, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मुमासलत नजर आती है। और यही वजह है कि जिस तरह से अपीस किया गया था हिटलर को और मुसोलिनी को, नतीजा दुनिया के सामने था। आज अगर आप नेतन्याहू को, नरेंद्र मोदी को और ट्रंप को अगर आप अपीस करते रहेंगे तो फिर नतीजा आपके सामने ही है। और मैं एग्री करता हूं अब्दुल्ला गुल साहब की एनालिसिस, एयर वाइस मार्शल साहब की एनालिसिस से कि एमओयू तो हो गया है। वो क्यों हो गया है उसकी एक्सप्लेनेशन बड़े बेहतरीन अंदाज से दोनों मोतबर मेहमानों ने दे दी है। और मैं भी यकीन रखता हूं कि जो कि एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है या एग्रीमेंट है वो साइन नहीं होगा। और उसकी वजह जो एकेडमिक पर्सपेक्टिव से मैं दे सकता हूं वो ये कि दोनों ममालिक के दरमियान में स्ट्रक्चरल एनिमिटी है जिसमें 4 अनासिर बड़े अहम हैं। इदारे जो एक दूसरे के खिलाफ हैं, बयानी एक दूसरे के खिलाफ हैं, नजरिए एक दूसरे के खिलाफ हैं और फेथ सिस्टम एक दूसरे के खिलाफ हैं। आखिरी पॉइंट मैं आपके सामने ये रखूंगा कि वली नसर ने एक फॉरेन अफेयर्स के अंदर एक आर्टिकल लिखा है और ये नरगिस के साथ में लिखा है। उन्होंने कहा कि जो ईरान के अंदर जो नई जनरेशन आई है उनका जो आउटलुक है रियासत के बारे में, सोसाइटी के बारे में और खारजा पॉलिसी के बारे में, वो अपने पुराने लीडर्स से जरा मुख्तलिफ है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा है और वो एक नया डोमेस्टिक लेवल पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट और रीजनल लेवल पे एक नए ऑर्डर को मुरतब देंगे। तो कहने का मकसद ये कि गेम अमेरिका के हाथ से निकल चुकी है, लेकिन क्या अमेरिका पीछे हटेगा ये बुनियादी सवाल। कह रहा है कि अमेरिका सिर्फ ताकत की जबान समझता है और जैसे करेंगे उसका वैसे ही जवाब भी दिया जाएगा। सईद मोहम्मद खान साहब, अब सवाल यह है कि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि मुज़ाकरात भी जारी हैं और इसके साथ साथ ईरान ने जौहरी हथियार ना रखने पर भी इत्तफाक कर लिया है, जबकि दूसरी तरफ ईरान जो है वो डटा हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से हम माहिदे की बात कर रहे थे, ईरान सर चाह रहा है कि एक अबूरी माहिदा शायद अमेरिका और ईरान के दरमियान हो जाए। सर, इस अबूरी माहिदे से क्या मुराद होगा और क्या ये अबूरी माहिदा इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे आगे? जवेरिया साहबा, मेरे ख्याल में तो अब ये अबूरी मुआहदा होना भी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो कॉम्बेटेंट्स जो हैं, जो दोनों अमेरिका और इजराइल हैं, उनकी फेवर में नहीं है कि कोई इस तरह का मुआहदा हो जिसकी उनको पासदारी करनी पड़े। अब्दुल्ला गुल साहब ने और जो हमारे दूसरे हैं जिन्होंने हमारे साथ हैं, उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया है कि जो इस अमेरिका दुनिया को एक धोखा देने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली वो जो अमेरिका इजराइल का ग्रेटर इजराइल प्लान है उसकी एग्जीक्यूशन में इजराइल की मदद कर रहे हैं। लेकिन यहां ये सवाल पैदा होता है कि क्या जो इलाके के दूसरी कंट्रीज हैं, क्या वो अलाउ करेंगी इजराइल को कि वो इसी तरह अपने ग्रेटर इजराइल प्लान की एग्जीक्यूशन करता रहे? तो मेरे ख्याल में कि अब जो है ना, बहुत बड़ी थिंकिंग, एक चेंज आ रहा है गल्फ और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की थिंकिंग में। ये सारी कंट्रीज जो थी ये अमेरिका की अलाइज थी और इन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार अमेरिका से इस बेसिस पे खरीदे थे कि ईरान के खिलाफ उनको सेफगार्ड किया जाएगा। ठीक।
अभी पिछले 24 घंटों में कुवैत और बहरीन के ऊपर ईरान ने अटैक किया है इन रिटेलिएशन अटैक्स जो अमेरिका और इजराइल ने उसके 2 जजीरों के ऊपर किए बिल्कुल सही सर। सो दिन ब दिन जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, जवेरिया साहबा मुझे 1 मिनट दीजिएगा, जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है गल्फ कंट्री को ये एहसास होता चला जा रहा है कि अमेरिका उनके साथ सिंसेयर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इस इलाके के अंदर इजराइल जो क्या कहते हैं बाउंड्रीज जो है इसकी उनको रीडिफाइन करना चाहता है, उसके पीछे अमेरिका उनके साथ बिल्कुल अलाइंड है। सो मेरे ख्याल में कि इसका हल सिर्फ एक ये है कि एक नया डिफेंस पैराडाइम मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज के अच्छा सर, अंदर ये जो हल आप बता रहे हैं इस पे हम मजीद भी बात करेंगे और पैनल की भी राय लेंगे कि इसका हल क्या है। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो जानते हैं कि इस सिचुएशन का आखिर हल क्या है और जो गल्फ कंट्री है उसके जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ और फिर ईरान के साथ वो किस तरह से मुतासर होंगे। बात करेंगे इस पे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका ईरान जो कशीदगी है इस पर हम बात कर रहे हैं, पैनल मेरे साथ ही मौजूद है। अब्दुल्ला साहब, हमने ये भी देखा कि अमेरिकी सेनेट में ईरान से मुतल्लिक पॉलिसी पर बड़े सख्त सवालात किए गए और जो मार्को रूबियो हैं वो उनके जवाबात देने से एक बार फिर वो कासिर भी नज़र आए और हमने ये भी देखा कि वो जवाब नहीं दे सके। क्या कहेंगे सर, ये जो इंटरनल प्रेशर है और इंटरनल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है अमेरिकन पॉलिसी को भी, डोनाल्ड ट्रंप को भी, और जो ये तमाम तर सिचुएशन क्रिएट की हुई है सर, ये इससे किस तरह से निकलेंगे? और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि इंतखाबात का इंतज़ार किया जा रहा है, तो क्या चांसेस हैं, क्या रिजल्ट्स होंगे? देखिए, मार्को रूबियो तो बेचारा मेरे ख्याल में वैसे ही वहां सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स है और उस बेचारे को तो पता ही नहीं है कि पॉलिसी है क्या, क्योंकि आपने देखा कि पिछले इतने अरसे से जो 28 फरवरी के बाद से मार्को रूबियो तो कहीं नजर नहीं आए। ये तो तमाम का तमाम मामला डोनाल्ड ट्रंप साहब मिनट ट्वीट कर रहे थे और इतनी तवातर से कर रए थे। हम तो ऐसी फजूल में समझते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इतना बिजी होता है, हमें क्या मालूम था कि सारा दिन वेलियां मारते हैं और बैठ के ट्वीट करते रहते हैं। हाउएवर आई वुड से कि ये जो अब सिचुएशन है उनके पास कोई जवाब है ही नहीं। उनके पास क्या पॉलिसी है? वो पॉलिसी जो इजराइल ने दी थी वो तो पिट गई। अब जो सूरत हाल है वो इसको डिले करना चाहते हैं, सारे मामले को लिंगर ऑन करना चाहते हैं। एयर मार्शल साहब ने जैसे बात कही वो दुरुस्त थी कि इस टाइम पे जो $3.25 ट्रिलियन के मुआहदात तो अरब दुनिया के साथ गल्फ ममालिक से अमेरिका ने किए में पैसे ही नहीं है, वो कमा ही नहीं रहे। उनके 4 बुनियादी इंडस्ट्रीज जो थी, एविएशन थी, हॉस्पिटैलिटी थी, टूरिज्म थी, ऑयल इंडस्ट्री तबाह हो गई, बर्बाद हो गया, सत्यानाश हो गया उसका। और अगर ये लिंगर ऑन किया तो देन इट इज नो गुड वे। अच्छा, फिर दूसरा इसमें एक और पहम है। देखिए, Axios.com आपने कब सुना था जवेरिया साहबा, या ये दोनों मौजूद डॉक्टर साहब आपने सुना था कभी Axios के नाम? तो नहीं सुना था। तो ये Axios कहाँ से आ गया अचानक? आज ये बढ़ के खबरें दे रहा है आपस में जनाब वो शख्स। और डोनाल्ड ट्रंप को अब पता चला है कि वो थिक स्किन का आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप को अब पता चला है कि वो धोखा दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एहसान फरामोश है। नहीं, ये बात है उनको बहुत पहले की पता है। ये जानबूझ के उड़ाई खबरें हैं। ये Axios.com हो गया, ट्रुथ सोशल हो गया। इससे पहले कब ट्रुथ सोशल था? ये तमाम चीजें एक डिजाइन के साथ की जा रही हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अमेरिका ने जो डिजाइन ओरिजिनेट किए थे, इसी वजह से डिस्कनेक्ट है बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस एंड द व्हाइट हाउस। और यही वजह है कि दिन ब दिन इस्तीफे आ रहे हैं, दिन ब दिन मिलिट्री ऑप्शंस जो है वो कम से कम होती चली जा रही हैं। उनकी मिलिट्री लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। बूट्स ऑन ग्राउंड की मैं भी बात करता रहा, डॉक्टर मुनव्वर साहब को भी मैं सुनता रहा। बूट्स ऑन ग्राउंड हम सब ने इस जो ऑप्शन बता दिया था। लेकिन एक बात जवेरिया साहबा याद रखिए कि ये जो मुहर्रम उल हराम आ रहा है, इसके अंदर ना सिर्फ मौसम का पारा चढ़ रहा है बल्कि हमारे अहले तशी बरादरी का भी पारा चढ़ेगा। और ईरान के अंदर उस टाइम पे तदफीन मुझे नजर आ रही है आयतुल्ला अली खामेनेई शहीद की। और ऐसे वक्त में अगर ये हुआ तो यकीन माने कि ये यूनिटी को एक दुनिया को पैगाम देगा, यूनिटी का, अपनी कौम और अपने जो मुल्क लीडरशिप है पॉलिटिकल और अपनी मिलिट्री लीडरशिप पे भरोसे का पैगाम।
और दुनिया को ये बताया जाएगा कि हम एक मजबूत और मुस्तहकम कौम है, और उस दिन शायद ये ऐलान हो जाए कि ठीक है कि हम अब न्यूक्लियर बनाएंगे। जैसे कि न्यूक्लियर के हवाले से बातचीत आ रही है, अमेरिका के भी जर्नलिस्ट जो है इस बात के ऊपर कर रहे हैं, और मैं तो और आप पहले भी करते रहे। पहले भी आपको याद है कि उन्होंने कहा था अब्दुल्ला कि साहब, 3 आपका से पॉइंट आ 4 गया। वी आर हफ्ते की शॉर्ट ऑफ दूरी के टाइम। ऊपर डॉक्टर हैं। साहब के सामने ये सवाल रखते हैं। डॉक्टर साहब, आने वाले दिन कितने इंपॉर्टेंट हैं? जिस तरह से अब्दुल्ला साहब ने भी एक हिंट दिया है, आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो सिक्योरिटी है वो कितनी मजीद नागुज़ीर हो जाएगी, और क्या अमेरिका ये हरकत कर सकता है कि दोबारा अटैक किया जाए और जो सिचुएशन है उसको मजीद ख़राब किया जाए? देखिए, ये ब्लंडर होगा ऑन द साइड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, और मैं समझता हूँ जिस वक्त ये हिजबुल्लाह के लीडर की शहादत हुई थी और उन्हें उनकी बरियल का सेरेमनी जारी थी, जी। उस वक्त इजरायली जेट फाइटर्स उड़े थे हमला करने के लिए, लेकिन अमेरिकन ने मना कर दिया था। तो अमेरिकन ये ब्लंडर कभी भी नहीं करेंगे, बिकॉज इससे मजीद अमेरिका के ऊपर क्रिटिसिज्म आएगी। मैं ये समझता हूं कि ओवरऑल अगर आप अमेरिका को देखें तो अमेरिका के अंदर ईरान की अंडरस्टैंडिंग न होने के बराबर है। वो समझते हैं कि एक थियोक्रेटिक पराया स्टेट है ईरान, जबकि उसकी प्रैग्मेटिज्म को वो समझ नहीं पाए। ये जो कंसिस्टेंटली सैंक्शंस रहे ईरान के खिलाफ, इसने ईरान को बड़ा स्ट्रैटेजिकली बड़ा कैलकुलेटेड कंट्री बनाया है, और इसके साथ साथ वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो थ्रेट्स हैं, जो परवेसिव थ्रेट्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं। और इसका मुजाहरा इस वॉर के अंदर नजर आया है कि जिस तरह से उनकी बहुत ही वेल कैलकुलेटेड और स्ट्रैटेजिक मूव्स आई हैं अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल जो डिल्यूशन थी उसके खिलाफ, मेरा ख्याल है ये एक जबरदस्त किस्म की डिमॉन्स्ट्रेशन है। अमेरिकन इस तरह करते क्यों है? अमेरिका के अगर आप न्यूकॉन्स की हिस्ट्री देखें, बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप के इर्द गिर्द भी न्यूकॉन्स हैं, 4 बुनियादी ब्लंडर्स ये हमेशा कमिट करते हैं। पहला ब्लंडर ये समझते हैं कि ये इनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये दुनिया को जाके ठीक करें, जो कॉन्सेप्ट है मैनिफेस्ट डेस्टिनी का। दूसरा ये कि ये बेनोवलेंट एक एम्पायर है, जहां जाएगी लोग इसे वेलकम करेंगे। अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर, सीरिया के अंदर, लिबिया के अंदर इनका यही ख्याल था और वो नहीं हुआ। ईरान में भी यही ख्याल था। तीसरा ये समझते हैं कि वो बड़ा सक्सेसफुल सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ईरान के केस में वो भी नाकाम हुआ। और चौथा वो ये समझते हैं कि वो ही पावर है दुनिया में, रोमन एम्पायर से ज्यादा। अगर रोमन एम्पायर दुनिया में रूल कर सकती है तो वो क्यों नहीं कर सकते? तो लिहाजा वो यूनिलैटरल एक्शन लेते हैं, वो मल्टीलैटरल फोरम्स को इग्नोर करते हैं, और यही वो ब्लंडर है जिसके पास पूरा ऑर्डर कर रहे हैं। मोहम्मद सईद खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो अमेरिका की मिसकैलकुलेशन है, ये कितना नुकसान पहुंचा रही है अमेरिका को, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया ही इससे मुतासिर हो रही है। और सर, फिर वो जो सोल्यूशन की बात आप कर रहे थे और हम ब्रेक पे जाना पड़ा, तो पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर हम सोल्यूशन की तरफ आएंगे। देखिए, फाइनेंशियली ये वॉर अमेरिका को बहुत महंगी पड़ चुकी है। अभी कल ही उनके न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि क्या कहते हैं कि ऑलरेडी $100 बिलियन अमेरिका इस जंग के ऊपर खर्च कर चुका है, और उसको कोई क्या कहते हैं एडवांटेज नहीं मिला जो उसके पास एडवांटेज नहीं था 28 फेब से पहले। सो फाइनेंशियली दिस वॉर हैज बीन डिजास्ट्रस फॉर अमेरिका। जहां आप मैं ऑल्टरनेट पैराडाइम की बात कर रहा था। देखिए, अब जो गल्फ कंट्रीज हैं वो ये समझ चुकी हैं कि अगर उन्होंने आगे एक नॉर्मल कंट्री की तरह बिहेव करना है, अपनी ऑयल और गैस को एक्सपोर्ट करना है और टूरिज्म को अपनी कंट्री के अंदर लेकर आना है, तो उनको इस इलाके को जो कि गल्फ और ईरान के ऊपर मुश्तमिल है, या जिसको आप कहेंगे वो सारी कंट्रीज जो पर्शियन गल्फ के इर्द गिर्द हैं, उनको एक पीस और ट्रैंक्विलिटी रखनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, ना बिजनेस और ना टूरिस्ट आएगा अगर क्या कहते हैं ये इलाका अपसेट होगा। सो सारी कंट्रीज जो है वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, और एक ऑल्टरनेट डिफेंस पैराडाइम आएगा जिसको प्राइमरीली पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, मिस्र और तुर्किया जो है वो लीड करेंगे। और अगर ये चीज हो जाती है तो इजराइल को बड़े आराम से काबू में किया जा सकता है और उसको कंट्रोल किया जा सकता है इस चीज से कि वो आगे
किसी मुस्लिम कंट्री के ऊपर एग्रेशन ना करे। लेकिन अगर हम डिसयूनाइटेड रहेंगे, और खासतौर पे गल्फ कंट्रीज जब तक डिसयूनाइटेड रहेंगी, उनको इसी तरह इजराइल एक एक करके उनकी पिटाई करे। बिल्कुल सही सर, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सईद मोहम्मद खान साहब, अब्दुल्ला गुल साहब और डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, बजट की आमद है, अभी हमें ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बजट के हवाले से बात करेंगे। आवाम के लिए क्या ये रिलीफ लेके आएगा या मज़ीद मुश्किलात जो हैं उनमें इजाफा करेगा? इस पर बात करने के लिए डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर मईशत, हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बजट की आमद है और इस पे बात करने के लिए हमने दावत दी है साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह साहब से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो मैं एक आम फहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि बजट जब आता है तो सर ये सवाल बहुत ज़्यादा ज़बान ज़दे आम होता है कि ये जो बजट है सर, इसको बनाने के पीछे क्या पैरामीटर्स होते हैं? और सर, पिछला जो बजट होता है, क्या कोई पॉलिसी बनी हुई है कि उस बजट को भी देखा जाए कि उसका क्या इम्पैक्ट रहा, क्या लूप होल्स रहे, और फिर उसको हमने किस तरह से चेंज करना है? ये सुनी तौर पे तो बजट जो है वो 3-4 माह पहले से बनना शुरू हो जाता है और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और उनसे उनकी रिक्वायरमेंट्स पूछ ली जाती हैं और उनको फिर इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ठीक। लेकिन रियलिटी तो यही हम देख रहे हैं कि एक साल का जो बजट होता है वो तकरीबन पिछले साल के बजट की तरह ही होता है, और जो पिछले साल एलोकेशंस की होती हैं ओवरऑल उन्हीं एलोकेशंस को थोड़ा सा बढ़ा के अगले बजट में डाल दिया जाता है। बिल्कुल सही। और उसी तरह से फिर टैक्स को कलेक्ट करने जो अहदाफ हैं उसके मुताबिक वो सेट कर देते हैं। सो आई थिंक ज़्यादातर जो पहले चीज़ें हो चुकी हैं वो ही आगे चल रही होती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि हम बजट के हवाले से तो जो भी गवर्नमेंट बजट पेश करी होती है उसे बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। एक फॉर्मल पैटर्न है जो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जब बजट अनाउंस कर रही होती है, ऑपोजिशन जो है वो नारेबाजी कर रही होती है, कॉपियाँ फाड़ रही होती है और एक शोर शराबा होता है और फिर उसके बाद बजट जो है वो अप्रूव हो जाता है। लेकिन सर, इस क्रिटिसिज्म के साथ साथ आपको क्या लगता है कौन से ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जो हमें लाने की ज़रूरत है? कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है हमें? देखिए, पाकिस्तान को तो बहुत जरूरत है कि हर सेक्टर में और अक्रॉस द बोर्ड रिफॉर्म्स की जाएं, क्योंकि गवर्नेंस पाकिस्तान की तमाम जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो भी यही कह रहे हैं और अंदरूनी मुल्क भी यही है कि गवर्नेंस का बहुत बड़ा फेलियर है। जो अहदाफ सेट किए गए हैं तरक्की के वो पूरे नहीं हो रहे। जो एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ग्रोथ एक्सेट्रा, कुछ भी जो पाकिस्तान की जरूरत है उसके मुताबिक नहीं हो रहा। सो आई थिंक वो ये जो बजट है इसमें कोई इस किस्म की रिफॉर्म्स नहीं है कि ये चेंज आ जाएगा और सारे चीजें जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से होने शुरू हो जाएंगी। उसको करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये अगर रिफॉर्म्स करनी है ना तो वो एक हफ्ते में या एक दिन में या एक महीने की बात नहीं है। ये तो पूरा एक अदारा का चाहिए जो बैठ के सारी चीजों को देखे और वो कैबिनेट में पेश हों कि ये चीजें जो हैं वो हमने बदलनी है। और सो वो एक प्रोसेस है जिसको आपने फॉलो करना है। बिल्कुल सही। तो रिफॉर्म का प्रोसेस हमें नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान में कि रिफॉर्म के लिए किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आमतौर पे ये प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रिफॉर्म करना। बिल्कुल सही। और प्राइम मिनिस्टर इसको चलाता है कि किस महकमे को रखना है, किसको नहीं रखना, किसको बेहतर करना है, कैसे उसके जो हैं टारगेट्स कैसे पूरे करने हैं, कितना पैसा मिलना चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं ये कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार में है। जो
अगर वो इस इख्तियार को इस्तेमाल कर रहे होते तो सबको पता होता कि जी वाकई कोई रिफॉर्म्स हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एलोकेशन ऑफ बजट जो है वो बताइएगा कि डिफरेंट सेक्टर्स में जो किया जाता है, अभी खासतौर पे अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो इसको कुछ एग्जेम्पशंस के हवाले से भी बातचीत हो रही है कि इस साल बजट में कुछ एग्जेम्पशंस भी दी जाएंगी। आपको लगता है कि ये जो एग्जेम्पशंस हैं ये इस सेक्टर को पीक पे लेके जाएंगी, इससे आम आदमी को फ़ायदा होगा? देखें, जो भी सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर हो, रियल एस्टेट हो, इंडस्ट्री हो, तो उनकी डिमांड्स होती हैं कि जी हमारे साथ कुछ रियायत बरती जाए, टैक्स कम किए जाए, रेगुलेशन जो है उसको ख़त्म किया जाए, और फिर अगर ये चीज़ें हो जाएंगी तो वो फिर तरक्की करना शुरू कर देगा वो शोबा और जीडीपी को कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरह की बहुत सी प्रपोजल्स आती हैं और रियल एस्टेट एक बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्टर होता है और इसमें बहुत सी एक्टिविटी इन्वॉल्व है, बहुत सी सब सेक्टर्स हैं जिसमें आप इनपुट्स में सरिया है, सीमेंट है, ब्रिक्स हैं, तेल, मतलब हर किस्म की चीज है, पेंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो चल पड़ते हैं। तो हर मुल्क में दिया जा रहा है, लेकिन सर तनख्वाहदार तबके के लिए किसी भी बजट में कुछ नहीं सोचा जाता जितना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो सर इस साल के बजट में क्या हम एक्सपेक्ट करें कि आम आदमी को, एक तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ रखने वाले आम शख्स को कोई फ़ायदा होगा? नहीं, वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बजट का मकसद ही कुछ और है। बजट का मकसद अवाम की भलाई नहीं है। बजट का इस वक्त मकसद सिर्फ ये है कि हुकूमत का पेट कैसे पालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलाव है हुकूमत का, उसको बहुत ज़्यादा अखराजात की ज़रूरत है, तो उसको उसके अखराजात पूरे करने के लिए टैक्स चाहिए। अब तो जंग चल रही है प्रोविंसेस की और फेडरेशन की कि किसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए और किसको कम पैसे मिलने चाहिए। ये नहीं कोई कह रहा कि तो अपने अखराजात कम करने चाहिए। सो हर जो हुकूमत है वो एक्सपेंड कर रही है, उसको और खर्चा चाहिए, और खर्चा जब और चाहिए होगा तो फिर जाहिर है कि और टैक्सेस लगेंगे लोगों पे, और क्योंकि तनख्वाहदार तक का जो है वो एट सोर्स उनकी कट जाता है टैक्स, बड़ा आसानी से कट जाता है, तो वो सबसे पहले उनके ऊपर चलता है मामला। अच्छा सर, टैक्स अहदाफ पे बड़ी बात करती है गवर्नमेंट के, हमने कुछ टैक्स अहदाफ रखे हुए हैं लेकिन वो अहदाफ हासिल नहीं हो पाते। क्या वजह है कि अहदाफ हासिल नहीं होते? उसकी वजह ये है क्योंकि अखराजात जो हैं उनका जो है फैलाव बहुत ज्यादा होता है और IMF को बताने के लिए हमने बजट बड़ा अच्छा बैलेंस बना लिए, इसलिए टैक्स की प्रोजेक्शंस बहुत ऊंची कर दी जाती हैं। जब रियलिटी में कलेक्ट करने जाते हैं तो वो उतना कलेक्ट नहीं हो पाता। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि IMF के कंधे पर बंदूक रख के चलाई जाती है कि सब कुछ IMF के कहने पर किया जाता है, क्या तमाम तर जो कसूर है वो IMF का है? देखिए, IMF का एक जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है IMF ने पाकिस्तान पे लगाई हुई है वो ये है कि पाकिस्तान ने तमाम अपने अखराजात, हुकूमती अखराजात जो हैं वो टैक्स रेवेन्यू से पूरे करने हैं, और टैक्स रेवेन्यू इतना होना चाहिए कि उन अखराजात से ज़्यादा हो और कुछ जो बचे उससे फिर सूद की अदायगी भी हो। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपका अखराजात जो हैं वो बढ़ते जाएंगे तो आपका टैक्स भी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा, और ये IMF की शर्त है डेफिनेटली। लेकिन कसूर IMF का नहीं है, कसूर हुकूमत का है, क्योंकि अगर हुकूमत अपने अखराजात कंट्रोल कर दे और कम कर दे तो फिर आपके टैक्स भी कंट्रोल हो सकते हैं और टैक्स कम भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, यानी हुकूमत को अपने अखराजात को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अखराजात को कम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।